देखिए, शीत युद्ध का दौर, फर्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल साइंस, समकालीन विश्व राजनीति का आपका पढ़ रहे थे हम, और इस क्लास में पढ़ेंगे हम युद्ध का चैप्टर का दो विश्व आरंभ। ये आपका टॉपिक है, इसमें दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दोनों महाशक्तियां शीत युद्ध में इन्वॉल्व थी। अब इन्वॉल्व जब हैं दोनों महाशक्तियां, देखिए आपकी समकालीन विश्व राजनीति का फर्स्ट चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, यही पढ़ रहे हैं हम, और इसमें टॉपिक है दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। अब हमको समझना है कि जब दो महाशक्तियां शीत युद्ध में इन्वॉल्व थी और इनके अपने अपने गुट अपने उन्होंने गुट बना लिए थे दोनों महाशक्तियों ने, तो दो ध्रुव बन गए थे। वो क्या बन गए थे? दो विश्व जो है वो दो ग्रुपों में बट गया था, उसी को दो ध्रुव कहा गया है। समझ गए आप? विश्व क्या दो गुटों में बट गया था, उसी को दो ध्रुव कहा गया। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, इसके बारे में हम दोनों महाशक्तियां विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। ये जो दोनों महाशक्तियां ये कह रही थी इनकी जो आइडियोलॉजी है वो अन्य राष्ट्र या अन्य राज्य देश वो भी फॉलो, इनकी जो व्यवस्था है राजनीतिक व्यवस्था उन्हीं को फॉलो करें, और इसके लिए अपना दायरा है, अपने प्रभाव का जो दायरा ये उनको बढ़ाना चाहती थी। दुनिया दो गुटों के बीच स्पष्ट रूप से बट गई थी। सबको दिखाई दे रहा था कि अमेरिका का गुट है, ये सोवियत। ऐसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे और दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुट के देश के प्रभाव से बच सके। एक रास्ता तो यह था, और परस्पर विरोधी गुटों के अपेक्षाकृत छोटे देशों के साथ निजी हित में किया। अब निजी हित क्या था हम समझेंगे। छोटे मोटे देशों को क्या फायदा हो रहा था इनके साथ जुड़ने से? कोई ना कोई इनके को अभी शायद समझ, तो सदस्य दिए हुए कॉर्नर में मैप में देखिए, ये जो नाटो सदस्य हैं, वार्सा पैक्ट सदस्य हैं, अन्य कम्युनिस्ट देश हैं, अन्य देश हैं, ये देखिए ये दिए हुए हैं यहाँ पर। ये पहला है नाटो सदस्य, अमेरिका का द्वारा मिलिट्री अलायंस था, अमेरिका का सैनिक गठबंधन था। वार्सा पैक्ट है ये पोलैंड की राजधानी वार्सा पे हुआ था सोवियत संघ के द्वारा। ये दिखाई दे रहा है आपको, नाटो सदस्य है। ये देखिए नाटो सदस्य का देखो कितना फैलाव है। ये दो ध्रुव आप कह सकते हैं, दो छोर हो गए कि नहीं हो गए विश्व में। ये स्थिति देखिए कितनी बड़ी स्थिति में फैला हुआ था। ये नाटो सदस्य थे, ये सभी जो देश थे नाटो सैनिक गठबंधन के सदस्य थे। वार्सा पैक्ट है, ये रेड जो मार्क किया हुआ है, जो रेड जोन दिखाई दे रहा है आपको, ये कंप्लीट वार्सा पैक्ट के सदस्य थे, सोवियत संघ के साथ देने वाले सदस्य थे। मिलिट्री अलायंस था ये भी। और ये अन्य कम्युनिस्ट अन्य साम्यवादी देश थे। चेकोस्लोवाकिया इसमें था, यूगोस्लाविया इसका देश था, इसमें साम्यवादी व्यवस्था थी। लेकिन ना तो ये वार्सा पैक्ट का था, ना ये नाटो सदस्य का। और ये अन्य देश हैं, ये जो ग्रे कलर के दिखाए हुए हैं आपको, ये अन्य देश हैं। ये इन दोनों में से किसी के सदस्य नहीं थे। अभी इनमें फैलाव इतना नहीं हुआ था इस क्षेत्र में। तो आप समझ सकते हैं कि दो ध्रुव ये हुए कि नहीं विश्व में। देखिए विश्व में दो ध्रुवों की सी स्थिति बन गई थी, इसी को दो ध्रुवीय स्थिति कहा गया था। शीत युद्ध के दौरान यूरोप दो प्रतिद्वंदी गुटों में बट गया था। दोनों अपने एक दूसरे के खिलाफत थे, दोनों एक दूसरे के साथ बोल सकते हैं प्रतिद्वंदता रखते थे, होड़ थी इन दोनों गुटों में। देशों को इस मिला, जो छोटे मोटे जो रहे थे इनके साथ, उनको क्या मिला? स्थानीय प्रतिद्वंदी। मान के चलिए उसका जो पड़ोसी मुल्क है, वो प्रतिद्वंदिता रखता है उसके साथ में, तो उसके खिलाफ सुरक्षा का वायदा मिला था महाशक्तियों के साथ जुड़ने से। छोटे देशों को हथियार और आर्थिक मदद मिली। छोटे देशों को क्या क्या उपलब्ध हुआ? हथियार मिले थे, आर्थिक मदद मिलती थी महाशक्तियों से। इन देशों की अपनी पड़ोसी देशों से क्या थी? होड़ थी। तभी तो स्थानीय प्रतिद्वंदी होगा। महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया के दो खेमों में बट जाने का खतरा पैदा हो गया। महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन जो हुआ, अन्य जो देश जोड़े उनके साथ, तो इससे पूरी दुनिया को दो खेमों में बट जाने का खतरा क्या हो गया? पैदा हो गया। यह विभाजन सबसे पहले यूरोप में
हुआ। ये जो विभाजन दिखाया गया था आप देख लें, ये क्या था, यूरोप में, यूरोप महाद्वीप है उसमें सबसे पहले हुआ था ये विभाजन। उसी के जो राष्ट्र है वो सबसे पहले बट गए थे, उन्हीं में ये स्थितियां सबसे पहले हुई थी। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया। यूरोप में जो विभाजन हुआ वो देखिए किस तरीके से हुआ, पश्चिमी जो यूरोप के जो अधिकतर जो देश हैं उन्होंने अमेरिका का पक्ष लिया, जबकि पूर्वी यूरोप के सोवियत खेमे में शामिल हो गया। जो पूर्वी यूरोप है वो सोवियत खेमे में शामिल हो गया, इसलिए ये खेमे पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन भी कहलाते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर ये बात आती है कि अमेरिका और सोवियत संघ का ना आके वहां दिया जाए कि पश्चिमी गठबंधन और या पूर्वी गठबंधन, तो आपको समझना है कि पश्चिमी गठबंधन से आशय यहाँ अमेरिका के गठबंधन से है या अमेरिका के गुट से है, और पूर्वी गठबंधन से यहाँ आशय सोवियत संघ के गठबंधन यानी कि सोवियत संघ के खेमे से या गुट से है। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। संगठन मैंने आपको बताया, मिलिट्री अलायंस बना लिए थे इन्होंने, जो हैं जो भी ये महाशक्तियां इन्होंने मिलिट्री अलायंस बनाए, सैनिक गठबंधन किए थे। सैनिक गठबंधन से आशय जब दो राज्य या दो राष्ट्र समझें आप, जब उनकी दोनों सेना मिला दी गई, मिलाने से मतलब कि यदि उन दोनों देशों में से किसी पे भी हमला हो जाए तो उसको ये नहीं है कि एक ही युद्ध देश पे हमला हुआ तो वही युद्ध करेगा, मतलब बल्कि जो दूसरा देश उसके साथ जो जुड़ा हुआ है, जिसने वो संधि की है, वो भी उसको अपने ऊपर हमला मानेगा और दोनों मिलकर युद्ध करेंगे। ऐसे करके दो ही कोई मद्दी नहीं थे, ये कई देश इसमें जुड़े थे। जैसे कि आपको इसमें दिया गया है अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन बना, उसको शॉर्ट में बोलते हैं नाटो। ठीक है, अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन बना, नाटो की स्थापना हुई, जिसमें 12 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे इसमें? 12 देश शामिल थे। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है, इस संगठन में जब ये बनाया था उसने घोषणा की थी कि उत्तरी अमेरिका जो यूएसए है अथवा यूरोप के उन देशों में से जो इसके साथ थे, किसी पर भी अगर हमला हो गया तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। संगठन में जो सम्मिलित जो राष्ट्र थे वो अपने ये नहीं है कि उसी पे हमला हुआ है वही युद्ध करेगा, बल्कि ये सब मानेंगे कि हम पे भी हमला हुआ और साथ में युद्ध करेंगे एक दूसरे से। नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। जो नाटो जो देश है उसमें शामिल जो इतने भी अन्य देश थे वो क्या करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करके चलेंगे, जो समस्या है उसको मिलकर सुलझाएंगे। इसी प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वार्सा संधि के नाम से जाना जाता है। अब ये पश्चिमी गठबंधन था जिसने नाटो अमेरिका के द्वारा था, इसकी स्थापना अमेरिका द्वारा की थी, इसका जो अगुवा है जो वो था अमेरिका, और वहीं पश्चिमी जो पूर्वी जो गठबंधन किया गया था वो किया गया था वार्सा संधि, वार्सा पैक्ट। पोलैंड की राजधानी है वार्सा, उसी के नाम पर रखा गया था इसका वार्सा पैक्ट या वार्सा संधि। ये किसके द्वारा किया गया था? सोवियत संघ के द्वारा। किसके द्वारा? सोवियत संघ के द्वारा। इसकी अगुवाई सोवियत संघ ने की थी। इसकी स्थापना सन 1955 में हुई थी। कितने में हुई थी? 1955 में। और इसका मुख्य काम था नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। यूरोप के जो अधिकतर यूएसए के साथ मिलकर नाटो की स्थापना की, तो उन्होंने जो उसके अंगेस्ट उसको खड़ा कर दिया वार्सा को, वार्सा संधि, और उसका कार्य मुख्य था नाटो में जो सम्मिलित देश थे उनका मुकाबला करना। शीत युद्ध के दौरान अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण महाशक्तियों की जरूरतों और छोटे देशों के लाभ हानि के गणित से होता था। इनका जो गठबंधन है वो किस आधार पर किया जाता कि महाशक्तियों को छोटे छोटे देशों से क्या फायदा है और जो छोटे देश हैं उनको महाशक्तियों से क्या फायदा है, क्या लाभ हानि है। महाशक्तियों के बीच तनातनी का मुख्य अखाड़ा कौन बना? यूरोप बना। जो इनका मुख्य जो तनातनी रही, मुख्य जो संघर्षशील स्थिति रही, उनका जो अखाड़ा था, उनका जो क्षेत्र था सबसे ज्यादा कहाँ रहा? यूरोप। कहाँ रहा? यूरोप में। कुछ एक मामलों में यह भी हुआ कि महाशक्तियों ने अपने अपने गुट में शामिल करने के लिए कुछ देशों पर अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। कुछ एक तो इनके साथ सामान्य स्थिति से आगे, लेकिन कुछ एक को सम्मिलित करने के लिए अपने साथ इन महाशक्तियों ने अपनी ताकत दिखाई, उनमें हस्तक्षेप किया, उन पर आक्रमण किया, उनसे युद्ध किया, उनको जबरदस्ती अपने गुट में शामिल किया। इसके लिए उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था। ऐसे करके इन्होंने अब वो कुछ छोटे मोटे देश अपने साथ में जोड़ लिए थे इन्होंने, महाशक्तियों ने, क्योंकि अपने गुट को इन्होंने को गठबंधन ज्यादा करना था, बढ़ाना था।
पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की दखलंदाजी इसका उदाहरण है। जो पूर्वी यूरोप है उसमें दखलंदाजी किसके द्वारा? सोवियत संघ के द्वारा। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। इस क्षेत्र के देशों में, जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र के देशों में सोवियत संघ की सेना की व्यापक उपस्थिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपना प्रभाव जमाया। अब यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये हमारे साथ हैं कि नहीं है, ये सुनिश्चित करने के लिए अपना प्रभाव जमाया। सोवियत संघ ने इसमें हस्तक्षेप करने का इसका मुख्य उद्देश्य यही होता था कि ये स्थितियां बनी रहे। देखिए इससे आगे कि यूरोप का पूर्वी हिस्सा सोवियत संघ के दबदबे में रहे। अपना प्रभाव इसने अपना हस्तक्षेप क्यों किया पूर्वी यूरोप में? क्योंकि पूर्वी यूरोप का ये हिस्सा जो है उसके दबदबे में वो रखना चाहता था। अपने स्थिति है जो अपना जो दबाव है वो पूर्वी यूरोप पे वो रखना चाहता था। पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। इन गठबंधनों को दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, जो दक्षिण पूर्व एशिया में अपनाया गया उसको दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन सीटो, और केंद्रीय संधि संगठन सेंटो कहा जाता है। इन दोनों को जो दक्षिण पूर्व एशिया में कहा गया वो दक्षिण पूर्व एशियाई, पश्चिम एशिया और पूर्वी यूरोप जो है उसको सेंटो कहा जाता है। सीटो और सेंटो। तो अमेरिका के जो कितने मिलिट्री अलायंस कितने रहे? 3 रहे, नाटो, सीटो और सेंटो। इसके जवाब में सोवियत संघ तथा साम्यवादी चीन ने इस क्षेत्र के देशों में मसलन उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध मजबूत कर लिए। जो ये सोवियत संघ है उसने क्या किया? साम्यवादी चीन के साथ, वो सोवियत संघ में भी साम्यवादी व्यवस्था थी, चीन में भी, वो मसलन इसके साथ में ही था। उत्तरी वियतनाम और उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध मजबूत कर लिए, और शीत युद्ध के कारण विश्व के सामने 2 गुटों के बीच बंट जाने का खतरा पैदा हो गया। शीत युद्ध में ऐसी स्थिति बन गई कि विश्व क्या 2 गुटों में बंट जाने का खतरा, यूरोप तो बट ही चुका था और समूचे विश्व पर यह खतरा मंडरा था। ऐसी स्थिति में औपनिवेशिक शासन मसलन ब्रिटेन और फ्रांस के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों को चिंता हुई कि कहीं वे अपनी इस आजादी को पाने के साथ खो न बैठे। अब देखिए उसी टाइम पे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थितियों में ब्रिटेन और फ्रांस जैसे जो विकासशील राष्ट्र थे, इन्होंने अधिकतर जो छोटे मोटे जो राष्ट्र थे उन पर क्या किया था? राज किया था। जैसे कि आपको बताया कि हमारा देश पे भी ब्रिटेन ने राज किया है, गुलाम बना के रखा था कई सालों तक, कई वर्षों तक। तो ऐसे में जब हमारे जैसे अन्य नव स्वतंत्र जो राष्ट्र थे जिनको नई नई आजादियां प्राप्त हुई थी, उनको ये भय सताने लग गया, उनको ये डर सताने लग गया कि कहीं ऐसा ना हो कि ये अपनी जो गुट, अपनी जो प्रभावशीलता को जो दर्शाने के लिए, बढ़ाने के लिए ये जो छोटे मोटे देशों को अपने साथ में जोड़ रहे हैं, तो उसी प्रकार से हम दोबारा से फिर से गुलाम ना हो जाएं, जो हमें ये आजादी प्राप्त हुई है वो हम खो ना बैठे। गठबंधन में भेद पैदा हुए और बड़ी जल्दी उनमें दरार पड़ी। ये गठबंधन हुए थे उनमें थोड़े थोड़े मतभेद भी होने लगे, मतभेद होने के बाद कारण उनमें दरार पड़ने लगी। साम्यवादी चीन की 1950 के दशक में, 1950 के दशक के उत्तरार्ध में सोवियत संघ से अनबन हो गई। सोवियत संघ और चीन दोनों साम्यवादी व्यवस्था तो फॉलो करते थे, दोनों एक दूसरे के साथ थे और एक दूसरे के गठबंधन में सम्मिलित थे। लेकिन 1950 के दशक के उत्तरार्ध में जो चीन है, साम्यवादी चीन, उसने सोवियत संघ से अनबन हो गई, थोड़ी झड़प हो गई। सन 1969 में इन दोनों के बीच एक भूभाग जो भू क्षेत्र है उसको लेकर, आधिपत्य को लेकर छोटा सा युद्ध भी हो गया, इनमें युद्ध भी हुआ। अब इनमें पहले अनबन हुई, फिर इनमें 1950 के उत्तरार्ध में, और 1969 में तो एक युद्ध भी हुआ किसी भूभाग को लेकर या भू क्षेत्र को लेकर। इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास है। किस दौर की? शीत युद्ध के दौर की। इसमें एक महत्वपूर्ण घटना कौन सम्मिलित है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास। शीत युद्ध के दौरान ही गुटनिरपेक्ष का आंदोलन का विकास हुआ था। इस आंदोलन ने नव स्वतंत्र राष्ट्रों को 2 ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग रहने का मौका दिया। अब देखिए जहां समूचे विश्व के सामने 2 गुट बन रहे थे और सभी को यह डर लग रहा था, जो नव स्वतंत्र जो राष्ट्र थे उनको यह डर लग रहा था कि हमको कहीं ना कहीं दोबारा से गुलाम ना बन जाए, हमें जो आजादी प्राप्त हुई है वो घट नहीं जाए, वो खत्म नहीं हो जाए, वो समाप्त नहीं हो जाए, क्योंकि इनके साथ हमें सम्मिलित होना पड़ेगा या ये जबरन सम्मिलित कर लेंगे। ऐसे में जो ये नव स्वतंत्र राष्ट्र थे उनको ये 2 ध्रुवीय का जो
स्थिति बन रही थी, उनकी अलग गुटबाजी से अलग रहने का मौका किसको दिया? गुट निरपेक्ष आंदोलन ने। वो कैसे दिया? देखें कि आखिर महाशक्तियों को अपना गुट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। अब भाई ये भी तो सोच रहे हैं, जब इतनी बड़ी ये महाशक्तियां हैं तो उनको गुट बनाने की या अन्य देशों को अपने साथ जोड़ने की क्या जरूरत थी? उसके कारण क्या है? देखिए, आखिर अपने परमाणु हथियारों और स्थायी सेना के बूते महाशक्तियां इतनी ताकतवर थीं कि एशिया तथा अफ्रीका और यहां तक के यूरोप के अधिकांश छोटे देशों की साझी शक्ति का भी उनसे कोई मुकाबला नहीं था। अर्थात हम कह सकते हैं कि विश्व में इनकी टकराव की स्थिति का और कोई अन्य देश नहीं था। हमें यह समझने की जरूरत है कि छोटे देश निम्न कारणों से महाशक्तियों के बड़े काम के थे। अब छोटे देश महाशक्तियों के काम के क्यों थे, क्यों जोड़ रही थी उन्हें अपने साथ में? वो निम्न कारण है। कौन कौन से? देखिए, पहला है, कह दे रखा है इसमें, महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे तेल और खनिज। कह दे रखा है इसमें भू क्षेत्र, ताकि यहां से महाशक्तियां अपने हथियारों सेना का संचालन कर सकें। समझने की कोशिश देखिए, जो महत्वपूर्ण संसाधनों की दृष्टि से कैसे, छोटे मोटे देश हैं उनमें प्राकृतिक जो तेल होता है, जो तेल और खनिज है, वो इनसे प्राप्त हो रहे थे छोटे मोटे देशों से महाशक्तियों को। भाई युद्ध में एक्स्ट्रा पड़ती है जरूर, और एक्स्ट्रा पड़ती है तो आपको पता है वो उनसे वसूल कर रहे थे। भू क्षेत्र, जो भूस्थल जो स्थल क्षेत्र है वो उनको मिल रहा था। आप सोच के देखिए, इतनी बड़ी महाशक्तियां हैं, इनको इधर से उधर जाने के लिए भाई भूभाग की तो जरूरत होती है, तो इसमें यही चीज तो दी हुई है, भू क्षेत्र, ताकि यहाँ से महाशक्तियां अपने हथियार और सेना को क्या कर सकें? संचालन कर सकें, आदान प्रदान कर सकें, इधर से उधर जा सकें। गैदे रखा है इसमें सैनिक ठिकाने, सैनिक ठिकाना बनाने के लिए, जहां से महाशक्तियां एक दूसरे की जासूसी कर सकें, अपनी सेना के ठिकाने बना सके जहां से एक दूसरे की जासूसी हो सके। और घेरे रखा है इसमें आर्थिक मदद, जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते थे। जो आर्थिक मदद छोटे मोटे देशों को ये खुद कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं टैक्स रूप ही इनको इनसे प्राप्त हो रहा था। ये ऐसे कारण थे जो छोटे देशों को महाशक्तियों के लिए जरूरी बना देते हैं। महाशक्तियां इसलिए उनको अपने साथ जोड़ रही थी। विचारधारा के कारण भी ये देश महत्वपूर्ण थे। विचारधारा के कारण अपनी आइडियोलॉजी बढ़ रही थी इनकी। भाई कहाँ तो खुद में हमारे राष्ट्र की फॉलो कर रहा है, कहाँ फिर इनके छोटे मोटे देश जब फॉलो करने लगे तो इनकी आइडियोलॉजिकल स्थिति बढ़ रही थी। गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से ये संकेत मिलता था कि महाशक्तियां विचारों का पारस्परिक युद्ध भी जीत रही हैं। गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकती थी कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद और समाजवाद और साम्यवाद से कहीं बेहतर है। कि ये जो देश हैं जो इनके साथ जो जुड़ रहे थे गुट में, वो सोच सकते कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद, उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद समाजवाद और साम्यवाद से कहीं बेहतर है। भाई हर कोई अपनी ये स्थितियां सोच रहे थे। अथवा समाजवाद और साम्यवाद उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद से बेहतर है। भाई सोवियत संघ के साथ जो जुड़ाव रखते थे वो सोचते थे कि साम्यवाद और साम्यवाद बेहतर है किससे? लोकतंत्र और पूंजीवाद से। वहीं लोकतंत्र और पूंजीवाद सोच रहे थे कि समाजवाद और साम्यवाद बेहतर है। देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि विश्व कैसे पहली दुनिया और दूसरी दुनिया में तब्दील हो गया था। इसमें देख रहे हैं आप इस चीज को, देखिए तीन देख रहे हैं इसमें, येलो जोन, रेड जोन और ग्रीन जोन। ये जो आप सब समझ रहे होंगे, ये येलो जोन है, ये देखिए, ये आप पश्चिमी गठबंधन कह सकते हैं इसको, नाटो पैक्ट के सदस्य थे। रेड जोन है, या आप उसको पूर्वी गठबंधन कह सकते हैं जो कि वार्सा पैक्ट के सदस्य। और जो ग्रीन जोन जो दिखाई दे रहा है आपको, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन को समर्थक थे। जितने भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन जब प्रभावशीलता के साथ फैलने लगा था। देखिए फर्स्ट इसमें दे रखा है कॉर्नर में, देखिए येलो पहली दुनिया, रेड है दूसरी दुनिया, और तीसरा इसमें तीसरी दुनिया का, क्योंकि विश्व दो ध्रुवों में बट रहा था, दो ध्रुवों में बंटवारे की स्थिति हो चुकी थी। इसी का तो भय था इनको।